आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले धर्मस्थला के अपडेट दे दूं आपको। 13 नंबर साइट पर आज भी खुदाई जारी थी। कल जीपीआर सिस्टम के ज़रिए पहले वहां की स्कैनिंग की गई, फिर मट्टियों को हटाया गया क्योंकि ज़मीन की सतह जो है बाढ़ की वजह से ऊपर नीचे हो गई थी। करीब 25 फीट तक मट्टी को हटाना पड़ा, 25 फीट। इसके बाद गड्ढे में पानी भी भर गया, उन पानी को हटाया गया और आज साइट नंबर 13 की खुदाई जारी है। अभी तक जो लेटेस्ट मैं आपको जब कहानी सुना रहा हूँ वहाँ से कुछ बाहर निकलने की खबर नहीं आई है, लेकिन अभी 13 नंबर साइट की खुदाई पूरी नहीं हुई। कल जो मार्क किया गया था उसके आसपास के इलाकों में भी आज गड्ढा किया गया और वहाँ भी खुदाई जारी है। इस बीच जो एक नई इन्फॉर्मेशन आई है वो ये है सोर्सेस के हवाले से कि शायद पहले फेज़ में जो 17 अब तक जगहों की खुदाई हुई है जिसमें से 13 पर जारी है, इसके बाद जो मेन गवाह है, शिकायतकर्ता, कंप्लेनेंट, सफाई कर्मचारी, सैनिटेशन वर्कर, उसका एसआईटी वाले नार्को टेस्ट कराने की सोच रहे हैं। और इसकी कई वजह। एक नई चीज़ सामने ये आई कि इस सफाई कर्मचारी का एक भाई भी है और जो इसका भाई है वो भी इन धर्मस्थला के आसपास जो लाशें दफनाई गई उनका एक गवाह है और वो डर की वजह से सामने नहीं आ रहा था। अब उस भाई तक भी एसआईटी पहुंची, उसे भरोसा दिया कि तुम्हारी सुरक्षा की जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि इसके भाई ने कुछ साइट ऐसे बताए थे, जो सफाई कर्मचारी है, जो उसके भाई ने उसे बताया था। और इसके बाद खुदाई हुई। कहते हैं साइट नंबर 6 के एग्जैक्ट लोकेशन इसके भाई की वजह से पता चला था। तो इसका ये दावा है सफाई कर्मचारी के भाई का कि उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से और अच्छे ढंग से याद है कौन कौन सी जगह थी। तो अब एसआईटी उसके भाई को भी इस पूरे मामले में एक विटनेस के तौर पर, एक कंप्लेनेंट के तौर पर सामने ला रही है। उससे पूछताछ कर पहले उसको भरोसा दिया जा रहा है और जब भरोसा एक बार कायम हो जाएगा तो शायद आगे की खुदाई में उसकी मदद दी जाएगी। लेकिन इसी बीच एसआईटी ने कहा है कि हम एक बार इसका नार्को कराना चाहते हैं, कंप्लेनेंट जो सफाई कर्मचारी है जिसकी वजह से एसआईटी का गठन हुआ, और ये जानना चाहते हैं कि वाकई इसकी याददाश्त कितनी सही है, जो कुछ कह रहा है सच है कि नहीं है। तो अब इसका नार्को होगा। हालांकि एक पहलू ये भी है कि जब 4 जुलाई को इस सफाई कर्मचारी ने बेलथांगड़ी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया था एसपी के नाम, तब उस कंप्लेंट में भी इसने मेंशन किया था कि मैं, अगर पुलिस को मेरी बातों पर यकीन ना हो तो मैं अपना नार्को या लाई डिटेक्टर टेस्ट से भी गुजरने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो ये ऑप्शन, ये पेशकश उसने पहले ही कर रखी थी। अब एसआईटी अगर चाहे तो शायद नार्को कर ले। कर्नाटक के असेंबली में भी अब धर्मस्थला की ये जो पूरा मामला है इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। तो अभी धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं। जो भी अपडेट होगा मैं आपको आगे ज़रूर दूंगा। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका सपना, जिसका ड्रीम है सिविल जज बनना। उसके पिता भी एक लॉयर थे, वो भी कानून की उसने पढ़ाई की। कानून की पढ़ाई पढ़ने के बाद वो वकील तो पहले ही बन चुकी, लेकिन उसका ड्रीम, उसका सपना एक जज बनने का था। तो जज बनने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ता है और वो उसी एग्ज़ाम को देने की तैयारी कर रही थी। रहने वाली मध्य प्रदेश के कटनी के इलाके की थी। कटनी बड़ी खूबसूरत जगह है और काफ़ी इसका नाम भी है, इसके नाम की वजह से भी शहर के। लेकिन कटनी में इतनी फैसिलिटी थी नहीं, तो पढ़ाई के मकसद से सिविल जज की तैयारी करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने के लिए घर वालों ने उसे इंदौर भेज दिया और वो इंदौर में ही रहकर सिविल जज बनने की तैयारी कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी। इंदौर आने के बाद उसने एक सत्कार गर्ल्स हॉस्टल, पीजी जो है, वहाँ पर रहना शुरू किया और वहीं रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इस लड़की का नाम है अर्चना तिवारी। तो अर्चना अपनी पढ़ाई में मगन थी। पापा की तरह वो वकील, फिर जज बनना चाहती थी और सब कुछ खुशहाल, सब ठीक, लक्ष्य उसका सामने था। इसी दौरान अभी 7 अगस्त को उसे घर जाना था क्योंकि 9 अगस्त को राखी थी। तो 7 अगस्त को उसने पहले ही ट्रेन में रिजर्वेशन करा रखा था इंदौर टू कटनी। इंदौर से कटनी जो दूरी है
वो लगभग 600 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर की दूरी थी और ट्रेन से उसने अपनी टिकट बुक करा रखी। 7 अगस्त की दोपहर वो अपने इस हॉस्टल से बाहर निकलती है। ये जो सीसीटीवी कैमरा आप देख रहे हैं, ये उसी वक्त का है जब अर्चना हॉस्टल से बाहर निकल रही है अपना सामान लेकर। अपनी बाकी जो उसके कुलीग, बाकी लोग जो हॉस्टल में थे, उनको बाकायदा बाय करती है, सी ऑफ करती है और बिल्कुल नॉर्मल इस हॉस्टल से बाहर निकलती है। हॉस्टल से बाहर निकलने के बाद वो कैब से इंदौर रेलवे स्टेशन पहुंचती है। इंदौर रेलवे स्टेशन जाने के बाद जो उसकी ट्रेन थी वो थी 18233, 18,233 नंबर ट्रेन, इंदौर टू बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस। तो इंदौर से चलकर इस ट्रेन को बिलासपुर जाना था और नर्मदा एक्सप्रेस पूरा नाम था, इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस। शाम 4:10 पर यह ट्रेन इंदौर से चलती है। तय वक्त पर वो स्टेशन पहुंची। स्टेशन पहुंचने के बाद चूंकि उसका पहले से रिजर्वेशन था तो वो अपने कोच में जाकर बैठ जाती है। अब इसका जो सीट नंबर था वो 3 था। सीट नंबर 3 अगर आप देखें 1 to 3 तो बिल्कुल वो दरवाजे के पास होता है। तो रिजर्वेशन पहले से कंफर्म, ट्रेन में बैठ गई, अपने बर्थ पर जाकर सीट नंबर 3। 4:10 पर ये ट्रेन इंदौर से रवाना हो गई। सब कुछ ठीक, कुछ वक्त बीतता है। फिर ये अगले दिन इस ट्रेन को 4:10 पर चली थी और कटनी जो पहुंचने का टाइम था इस ट्रेन का वो था 6:50 सुबह, मतलब लगभग 7 बजे नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो लगभग 12 घंटे का ये सफ़र था, 6 किलोमीटर की दूरी थी। अब वो अपने ट्रेन में बैठती है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसकी चाची से उसके मोबाइल पर बातचीत भी होती है। तब तक भी सब कुछ ठीक था। 3rd AC कोच नंबर B3 में रिजर्वेशन था। अब ट्रेन चल पड़ी, सब कुछ ठीक ठाक है। फोन पे बातचीत भी घर वालों से 2 बार हो गई, चाची से भी हुई, घर वालों से भी हुई और आखिरी बातचीत इसकी 10:16 पर होती है रात की। तब ट्रेन भोपाल से गुजर चुकी थी। अब ट्रेन से भोपाल से गुजरने के बाद रात का वक्त था, मुसाफिर सब सोने चले गए। अर्चना भी सोने ही चली गई अपने बेड पर। घर वालों को भी लगा अब रात के 10 बज चुके हैं, ट्रेन में बातचीत हो गई, ठीक ठाक है, चलो अब सुबह पहुंच जाएगी। अब सुबह हो गई अगले दिन, 8 अगस्त की तारीख। सुबह घर वाले कटनी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। 6:50 पर ट्रेन को आनी थी, 5-10 मिनट आगे पीछे घर वाले पहुंचे और उसी कोच नंबर जो B3 और बर्थ नंबर 3, चूंकि पता था घर वालों को, तो AC कोच B3 के आगे घर वाले खड़े हो जाते हैं। प्लेटफॉर्म पर सारे कोच के प्लेटफॉर्म पर नंबर होता है, कौन सा कोच कहाँ पे होगा। अब वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि उनकी बेटी अर्चना बाहर उतरेगी। धीरे धीरे मुसाफिर बाहर उतरना शुरू करते हैं। ट्रेन के स्टॉपेज की टाइमिंग यहाँ थी सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट के स्टॉप के बाद ट्रेन को आगे बढ़ जाना था। अब एक एक कर सारे मुसाफिर उतर गए, लेकिन अर्चना नहीं उतरी। घर वालों को लगा क्या बात है, कहीं सोई हुई तो नहीं है, सुबह सुबह ट्रेन पहुंची। तो अब घर वाले अंदर जाकर कोशिश करते हैं B3 के पास देखने की। चूँकि पहला तो उन्होंने काफ़ी वक्त गुजार दिया इंतज़ार में कि वो बेटी बाहर आएगी, वो आई नहीं। तब आखिरी वक्त में वो ट्रेन के अंदर जाकर देखते हैं, तब तक ट्रेन के चलने का इशारा हो जाता है। घर वाले नीचे उतर आते हैं, पर अर्चना स्टेशन पर नहीं उतरती। अब घर वालों को फिक्र होने लगती है, मोबाइल पे फ़ोन करते हैं, मोबाइल स्विच ऑफ। फिर उन्हें पता चलता है कि उन्होंने उससे पहले भी, ट्रेन के आने से पहले भी कॉल किया था, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ था। अब घर वाले परेशान कि क्या हुआ। इस स्टेशन के आगे एक स्टेशन पड़ता उमरिया। तो उमरिया में भी अर्चना के कुछ रिश्तेदार रहते थे। अब जब अर्चना को उन्होंने देखा प्लेटफॉर्म पर उतरी नहीं, ट्रेन जा चुकी है, मोबाइल बंद है, तो फिक्र लाजमी है। अब उसके बाद उन्होंने उमरिया में अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात है, इंदौर से अर्चना आ रही थी, ट्रेन में बैठ चुकी थी, रात को बात भी हुई है, लेकिन सुबह वो प्लेटफॉर्म पर उतरी नहीं और यहाँ हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि हम उसको बॉगी में ढूंढ सकें। तो ज़रा आप स्टेशन पहुँचो और देखो कोच नंबर B3 बर्थ नंबर 3। अब उमरिया में अर्चना के रिश्तेदार फ़ौरन भागे भागे स्टेशन पर पहुँचते हैं। थोड़ी देर के बाद यही ट्रेन आती है, वो सीधे B3 कोच में जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि B3 कोच पर
सामान रखा हुआ है। घर वालों ने बता दिया था कि उसके पास किस तरह के लगेज होते हैं। वो सामान अर्चना का ही था, लेकिन अर्चना नहीं थी। अब घर वालों ने पूछताछ शुरू की आसपास के जो को पैसेंजर थे, तब उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि जी यहाँ बैठी तो थी और रात भोपाल तक यहीं थी, हम लोग सो गए, लेकिन उसके बाद हमें मालूम नहीं। फिर एक ने बताया कि एक नर्मदा नदी के आने से पहले वो वॉशरूम की तरफ जा रहे थे, तभी अर्चना वहाँ पर उन्हें टकराई थी और वो ठीक ठाक थी। उसके बाद हमें नहीं पता, क्योंकि रात का वक्त था, सब सो गए। अब सभी परेशान कि सामान गाड़ी के अंदर है, पैसेंजर ने देखा है, फ़ोन पर बात हुई है, विटनेस है कि ट्रेन में, भोपाल तक ट्रेन में है, भोपाल के आगे नर्मदा जब नदी आती है उससे पहले तक ट्रेन में है, लेकिन जब सुबह होती है और कटनी पहुंचना है तब वो ट्रेन से गायब। तो आखिर इस चलती ट्रेन से वो गायब कहाँ हो गई? अब घर वालों को डर लगता है, वो फ़ौरन जाते हैं, जीपीआर जो है रेलवे पुलिस, उसमें गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। जैसे ही पुलिस को पता चलता, पुलिस तफ्तीश करती है। सबसे पहले अर्चना के मोबाइल की सीडीआर को टटोला जाता है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड को। जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड को टटोला गया तो पता चला कि अर्चना का मोबाइल रात ठीक 2:59 पर बंद हुआ था। यानी जब आधा सफ़र पूरा हो चुका था, 600 में से बल्कि 300 किलोमीटर, जब 300 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी थी, तब अर्चना का मोबाइल बंद हो चुका था। को पैसेंजर जितने थे फिर उन सब की भी पूछताछ की गई। सभी ने कहा बैठी थी, लेकिन रात को फिर कहाँ गई मालूम नहीं। लेकिन नर्मदा नदी आने से पहले तक उन्होंने देखा था। अब पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। कई पहलू थे। एक, जो सीट नंबर था अर्चना का, वो बिल्कुल 3 गेट के बराबर में, जहाँ पे बाथरूम होता और वो तो गेट के बराबर में है, वहाँ पे दरवाज़ा भी होता है। तो कई बार ऐसा होता है रात को लोग उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, कई बार दरवाज़ा खोल लेते हैं बाहर की हवा खाने के लिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नींद के झोंके में कोई हादसा हो गया। अर्चना उठी, दरवाज़ा खोली, कुछ देर ठंडी हवा लेने के लिए, और हादसे में वो गिर गई। तो पुलिस ने इस एंगल से केस की जांच आगे बढ़ाई, और इत्तेफाक से जहाँ पे ये बात हो रही थी वो नर्मदा नदी, वहाँ से गुजरती थी ट्रेन। तो पुलिस की एक टीम को इन्फॉर्म किया गया, नर्मदा नदी में गोताखोरों को लगाया गया और तलाश की गई कि शायद वहाँ से कोई लाश मिल जाए। लेकिन काफ़ी तलाश के बाद भी नर्मदा नदी से कुछ मिला नहीं। वैसे भी मानसून का सीज़न है, तेज़ बारिश हो रही है, उफनती नदी है इस वक्त नर्मदा। तो इस तलाशी अभियान का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि अगले दिन भी इसकी तलाशी अभियान को जारी रखा गया। दूसरा पहलू ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चूँकि नर्मदा नदी से ऐन पहले अर्चना को देखा गया तो अर्चना ने खुद ही नदी में छलांग लगा दी। लेकिन छलांग लगाने का मतलब, अपनी जान देने का मतलब कुछ तो वजह हो। पुलिस ने उसके सारे कॉल डिटेल को भी अब खंगाला। जब कॉल डिटेल खंगाला तो कहीं से भी ये नहीं दिखा कि कोई लंबी लंबी बात हुई हो, या कोई ऐसे मैसेजेस या कोई ऐसे कॉल जो किसी उसके लव एंगल की तरफ कहानी को घुमा रहे हों। घर वालों ने भी बताया कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि घर वाले कहते थे कि अगर तुझे शादी करनी है, कोई लड़का पसंद हो बता देना। तो उस कॉल डिटेल से कम ऐसा एक भी सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चले कि कहीं कोई इश्क का मामला हो। तीसरा, जब पता किया गया कि वो पढ़ाई लिखाई में अपनी ठीक थी, ये भी नहीं कि सिविल जज नहीं बन रही है, क्योंकि अभी उसकी शुरुआत थी, तो पढ़ाई लिखाई या ज़िंदगी में नाकामी ये कोई वजह थी ही नहीं। फिर जब सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया, जब वो घर से अपने हॉस्टल से निकली थी, तब भी वो खुश थी। हॉस्टल की उसकी कलीग ने बताया कि वो बहुत ही जॉली मूड में यहाँ से निकली थी, उससे पहले भी ठीक थी और खुश थी कि घर जा रही है, राखी का त्यौहार है। तो ऐसी एक भी चीज़ नहीं मिली जो इस बात को पुख्ता करें कि उसने खुद नर्मदा नदी में छलांग लगाई हो। तो हादसे की बात, बॉडी मिली नहीं, खुद से छलांग लगाने की बात, कोई रीज़न मिला नहीं। तो फिर क्या हो सकता है? तो ऐसा तो नहीं कि चलती ट्रेन में किसी ने अर्चना को अगवा कर लिया। भारतीय रेल में ऐसे कई हादसे हो चुके हैं, और रात के वक्त, और फिर ठीक मेन गेट के पास बर्थ तो मुमकिन है। लेकिन फिर भी ये कि बहुत सारे मुसाफिर थे और कोई तो शोर सुनता, आवाज़ सुनता, तो ऐसी किसी शोर की आवाज़ किसी मुसाफिर ने सुनी नहीं, तो ये भी बात गले नहीं उतरी। फिर ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अर्चना अपनी मर्जी से कहीं चली गई।
इंदौर से चढ़ी, घर वालों से बात की, आखिरी रात 10:00 तक बात हुई। सामान उसका बर्थ पर है और वो खुद ही किसी स्टेशन पर उतर गई हो, ये एक पॉसिबिलिटी थी। लेकिन अगर खुद गई तो क्या वजह है? क्योंकि फैमिली का क्लेम ये है कि अर्चना ने कभी कुछ छुपाया नहीं और ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो कहीं जाना भी चाहती तो उसको जाने की इजाज़त थी, तो क्या खुद से भी जा सकती है? अब ये 3-4 थ्योरी, लेकिन 7 अगस्त की रात और 8 अगस्त और आज 13 अगस्त हो चुका है, 5 दिन बीत चुके हैं। तमाम कोशिश के बावजूद अब इंदौर पुलिस भी लगी हुई है, भोपाल पुलिस भी लगी हुई है, रेलवे पुलिस ने शुरुआती जांच की, अब केस मेन पुलिस को सौंप दिया गया है, सर्च ऑपरेशन भी जारी है, लेकिन अर्चना का कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि जो हमारे पुलिस सोर्सेज हैं भोपाल में, इंदौर में, और इंदौर में जो हमारे रिपोर्टर हैं उनसे जब मैंने बातचीत की तो एक पुलिस अफसर ने ये कहा कि हम बहुत करीब पहुंच गए हैं अर्चना तक, लेकिन एक बार जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाए तो फिर हम बताएंगे सच्चाई क्या है। अब ये इतना सा बोलकर उन्होंने सारी चीज़ों की मिस्ट्री और बढ़ा दी है। तो अब कहाँ गई अर्चना? मर्जी से गई, कोई हादसा हो गया, कोई और बात है, फिलहाल पता नहीं। 600 किलोमीटर का ये सफ़र एक रहस्यमयी सफ़र कम से कम अर्चना और उसके घर वालों के लिए हो चुका है। लेकिन जो पुलिस सोर्स हैं और जिन्होंने जिस तरीके से बात की है, मुझे एक हल्की सी उम्मीद की लौ नज़र आ रही है कि पता नहीं आखिर में ये कहानी किसी और डायरेक्शन में जाकर मुड़ जाएगी। और अगर ऐसा है जो मैं सोच रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हो, अर्चना ठीक ठाक हो। तो अर्चना के बारे में जो भी अपडेट सामने आएगी मैं आपको उससे ज़रूर उसके बारे में अपडेट करूँगा। पर फिलहाल ये है कि अर्चना गायब है, चलती ट्रेन से गायब है और 5 दिन से उसका कोई सुराग नहीं है। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज कंचन इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कंचन। और ये क्रिश चोवानी जी ने भेजा, उनकी वाइफ है। साथ ही दिनेश बिश्नोई का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दिनेश साहब। और ये भेजा अशोक बिश्नोई ने है, उनके भाई हैं। वनीता शिंदे, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे वनीता। और ये भेजा है चंद्रशेखर शिंदे ने, शिंदे साहब की वाइफ है वनीता। इसके अलावा हुरैन, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हुरैन। और ये भेजा है हीरा एंड शारिक मलिक ने, इन दोनों की बेटियां हैं हुरैन। खुशबू जायसवाल का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे खुशबू। और ये सुधीर कुमार साहब की सिस्टर हैं। साथ ही आरब भाटिया का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आरब। और ये कशिश एंड करण भाटिया जी के बेटे हैं। इसके अलावा जैस्मीन का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जैस्मीन। और ये मिस्टर M.R. रहमान की वाइफ है। साथ ही आज हमारे पुराने कुलीग, हमारे दोस्त, हमारे साथी, बड़ी जिनके साथ अच्छा वक्त बीतता है, शिवेंद्र श्रीवास्तव, इनका भी आज जन्मदिन है। शिवेंद्र भी जयपुर गए थे, उसके बाद से लौटे तो अचानक उनको फीवर हो गया, लेकिन सब ठीक है। एक लंबे वक्त के बाद उनसे कल मुलाकात हुई थी और काफ़ी वेट भी गिरा दिया उन्होंने, लेकिन वेट गिराने के साथ साथ स्मार्ट भी हो गए। तो शिवेंद्र, हमेशा अच्छे रहो, हमेशा स्मार्ट रहो, खुश रहो और ज़िंदगी में सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा हो, यही मेरी दुआ है। तो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। और आजकल शिवेंद्र की बिटिया जापान से आई हुई है और जापान से उनकी एक दोस्त भी आई हुई है जो जापानी गुड़िया है। तो ये लोग घूम रहे हैं, वो उनको इंडिया दिखा रहे हैं। तो अन्नी, अक्की और जया, बहुत बहुत बधाई शिवेंद्र श्रीवास्तव के जन्मदिन के लिए। तो एंजॉय द पार्टी। और इसी के साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।